नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को काटे जाने का विरोध अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। 3 राज्यों के सीमा क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य जंगल को बचाने के लिए बुद्धिजीवी और पर्यावरण प्रेमी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। 1,70,000 हेक्टेयर में फैले जंगल के नीचे कोयले का भंडार मिला है और केंद्र सरकार द्वारा जंगल की माइनिंग के लिए नीलामी कर दी गई है। ऐसे में खदान की नीलामी होते ही खनन कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का इल्जाम है कि खदान के लिए पेड़ों की इतनी बलि ली गई है कि पूरा इलाका एक जंगल से मैदान में तब्दील हो गया है। लगभग 1 दशक से ये कटाई अब जारी है। कांग्रेस की सरकार में भी खदान का विरोध हुआ, लेकिन पेड़ों की कटाई का काम नहीं रुका और अब ग्रामीणों का यह विरोध बीजेपी सरकार में भी जारी है। आदिवासी समुदाय का विरोध अपने चरम पर है। ये लड़ाई आदिवासी समुदाय के लिए सिर्फ जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि ये उनके अस्तित्व को बचाने की भी लड़ाई है। हम हसदेव के आदिवासी हैं, ऑक्सीजन बचाने का संघर्ष करते हैं साहब। जल, जंगल, जमीन बचाना हमारा धर्म है। अत्याचार, लूट के खिलाफ न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है साहब। विकास के नाम से हमारे जंगलों को काटकर कोयला निकाला जाता है। तबाही देखकर खूब रोना आता है साहब। हम हसदेव के आदिवासी हैं साहब। हसदेव जंगल कह रहा है, मेरा आशियाना टूट रहा है, मेरी जिंदगी खप रही है विकास की धूल में। क्या तुम्हें पता है? कट रहे हैं बुजुर्ग पेड़ हसदेव जंगल के, क्योंकि हुक्म है लाखों पेड़ काटने का। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का खेल जारी है। एक तरफ और दूसरी तरफ हसदेव बचाओ की गूंज सुनी जा सकती है हसदेव में, लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दे रही या नहीं सुनने का नाटक किया जा रहा है। जो नाटक कर रहे हैं शायद वो आजाद पंछियों को, हाथी के बच्चों को पसंद नहीं करते होंगे। खुले आसमान में उड़ती हुई चिड़िया उन्हें घिनौनी लगती होगी। कोयल की आवाज से उनके कान दुखते होंगे, या उन्हें जानवर चिड़ियाघर में ही सिर्फ अच्छे लगते होंगे। अब इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश भी की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए से यह मामला सबके सामने आ रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से इसकी खबरें गायब है। इस पूरे मसले पर हर एंगल से, हर तरीके से ज्यादा जानकारी लेंगे आलोक शुक्ला जी से। हमारे साथ जुड़े हैं। आप हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आलोक जी। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, क्या है ये पूरा मामला, कब शुरू हुआ, कितने बुरे नतीजे इसके हो सकते हैं और क्या हालात अब तक बन चुके हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। का जो जंगल है सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत का एक तरीके से यह फेफड़ा है। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल बहुत समृद्ध वन इलाका है जो विविधता से परिपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास और सबसे महत्वपूर्ण जो आदिवासी हैं उनकी आजीविका संस्कृति पूरी तरीके से इस जंगल पर निर्भर है जी। इस पूरे जंगल को कहीं ना कहीं खनन के नाम पे उजाड़ने की कोशिश है, जिसके खिलाफ पिछले 12 वर्षों से वहां के आदिवासी और उनकी ग्राम सभाएं आंदोलन कर। हसदेव के अंदर कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं विभिन्न राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों ने इन कोल ब्लॉक पिछले दरवाजे से निजी कंपनी को दे दिए गए हैं और वहां पे खनन करने की कोशिश है। सवाल ये है कि ये जो इलाका है वो संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, जहां पे कोई भी परियोजना वहां की ग्राम सभाओं की विधिवत सहमति आवश्यक है। पिछले 10 सालों में हसदेव की ग्राम सभाओं ने कभी भी किसी खनन परियोजना को कोई अनुमति नहीं दी गई है। फर्जी प्रस्ताव के आधार पे, रचित दस्तावेजों के आधार पर की गई और डिफॉरेस्टेशन का कार्य शुरू करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ पिछले 700 दिनों से लगातार 750 दिनों से आंदोलन जारी है और अभी संघर्ष चल रहा है। पिछले दिनों पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी कि दिसंबर में के महीने में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और उसके तुरंत बाद भारी फोर्स लगा के हसदेव के पेड़ों को बेरहमी के साथ काटा गया। वो तस्वीरें दर्दनाक थी, बहुत ही भयानक थी और वो जंगल जो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, हम सबकी सांसों के लिए महत्वपूर्ण है, उस जंगल को बचाने के अभी भी आंदोलन जारी है। जी, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर G20 समिट में बातचीत हुई। पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज, सेव फॉरेस्ट का संदेश हमारे देश ने दिया,
लेकिन अब हसदेव का ये मामला पिछले 2 सालों से, ये कहूं कि 600 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। जंगल की कटाई वहां पर जारी है। पर्यावरण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ की आदिवासी सरकार क्या कर रही है? क्या जवाब मिलते हैं आपको? आप खुद हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं, क्या जवाब आपको मिलते हैं उनकी तरफ से? देखिए, यही सबसे बड़ा संकट है कि निश्चित तौर पे भारत लगातार बाहर मंचों पे ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भूमिका निभाएगा। COP 26 हुआ, उसमें यही कहा गया कि 2030 तक भारत अपनी टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस बास्केट में 50% जो है, जो टोटल एनर्जी की जरूरत है उसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगा। 2070 तक सब हम लोग जानते हैं कि वो बाहर आना है, कोयला का उपयोग पूर्ण रूप से 2070 में बंद होना है। मतलब ये है कि मात्र अगले 50 सालों के लिए कोयले की जरूरत है। तमाम ये अध्ययन है, हमारे सामने अध्ययन है कि आज जो हमारी 1 बिलियन टन कोयले की जरूरत है, आने वाले दिनों में 2030-2040 तक ये 2 बिलियन टन भी नहीं पहुंचने वाली है। इस देश में 4.5 लाख बिलियन टन कोयला है। यदि हम अगले 50 साल भी कोयला निकालते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा एक कोयला निकालेंगे। तो सवाल ये है कि आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी, कोयला कहां से निकालेंगे। क्या हसदेव का वो जंगल हसदेव नदी जिससे बहती है और उस पे बने बांगो बांध से 4 लाख हेक्टेयर ऊंचाई होती है, जिस हसदेव जंगल से वो हाथियों का रहवास इलाका है और लगातार खनन से हाथी इलाकों में आ रहे हैं और मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है। तो और जिस हस्तियों को बचाने के लिए 2010 में स्वयं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने निर्णय लिया कि पूरा हस्तियों जो है वो रहेगा, इसको खनन से मुक्त रखा जाएगा। आज ऐसी कौन सी आपके सामने पैदा हो गई है कि आपको निकलना है, जबकि आप ऐसी जगह से कोयला निकाल सकते हैं जहां पे जंगल नहीं है, वन्य प्राणी नहीं है, जहां कम नुकसान है। तो सवाल है कि आपके पास कोयला है तो अब चयन आपको करना पड़ेगा कि कहां से कोयला निकलेगा, कहां। लेकिन दुखद मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक निजी कंपनी जिसके कारण, उसके मुनाफे के कारण हस्तियों को गाड़ा जा रहा है और जिसके खिलाफ आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। जय जोहार, जय बड़ादेव। आज हमको पता चला कि हमारे हरिहरपुर में जो धरना स्थल था उसको अडानी के षड्यंत्र के द्वारा और जो हमारे आंदोलन को मतलब षड्यंत्र करके मतलब बंद कराने की कोशिश किया गया है। और आज हम जो जहाँ पे हम लोग धरना पे बैठते थे और जिस धरना को आज रात को 2 बजे करीब आग लगा दिया गया है। तो मैं जो भी कंपनी और जो भी शासन प्रशासन है यहाँ हमारे जो आंदोलन को कुचलने की काम कर रही है, वो मैं सीधे उनको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक विचार से लड़ने वाले व्यक्ति हैं और हम अगर हमारी आंदोलन के जो बैठने का जो व्यवस्था किए थे उस जगह को जला करके वो सोचती है कि हमारा जो इनका जो लड़ाई है उसको हम मतलब तोड़ेंगे, तो ये संभव है। क्योंकि हम एक विचारधारा व्यक्ति हैं, हम विचार से ही चलने वाले हैं। वो हमारे धरना स्थल को जला क्यों न दें, लेकिन हमारे जो विचार है उसको कदापि नहीं जला सकते, क्योंकि हम एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और संवैधानिक लड़ाई लड़ते लड़ते 10 साल से आज तक लड़े। हम कोई भी प्रकार के मतलब उग्र नहीं होने दिए, शांतिपूर्ण लड़ाई लड़े। लेकिन आज कंपनी और शासन मिल करके हमारे आंदोलन को कुचलने का कोशिश किया गया है। और अब देख ही सकते हैं कि पूरा हम जो बैठने का व्यवस्था बनाए थे उसको पूर्ण रूप से जला दिया गया है। तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं कि हमारा इस टाइप से मतलब हमको खनन करने का कोशिश किया जा रहा है। ये हमारे लिए, ये हमारे आदिवासियों के लिए, हमारे गांव के देवी देवता, हमारे गांव के जो भी सियान सज्जन हैं उनके लिए बहुत बड़ा दुख की घटना है। क्योंकि हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे गांव को बचाने के लिए, हमारे जंगल को बचाने के लिए, हमारे पूरा पुरखा की संपत्ति को बचाने के लिए, लेकिन सरकार हमारा जो लड़ाई को कुचलने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। जिस बात को आपने कहा पर्यावरण मंत्रालय क्या कह रहा है, देखिए लगातार इस पूरे हस्तियों को लेके स्वयं जो भारतीय वन्य संस्थान है, केंद्र का ही एक संस्थान, उसने पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया और WII की रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो संपूर्ण हस्तियों का इलाका है इसको खनन से मुक्त रखा जाए,
इसे पुनः नो गो घोषित किया जाए और यदि यहाँ पे खनन की आपने इजाजत दी, छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जाएगा कि वापस कभी समाज में नहीं जा सकता। हसदेव नदी खत्म, ये हम नहीं कह रहे, जो संस्थान की रिपोर्ट कह रहे थे तो 2021 में हसदेव आई है। 2022 में छत्तीसगढ़ की विधान जो सर्वोच्च संस्था है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर ये संकल्प पारित किया था 2022 को कि हसदेव के सभी कोल ब्लॉकों को है। लेकिन दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा कि आप भारतीय वन्यजीव संस्था की रिपोर्ट को आपने साइड कर दिया, आप संसद जो हमारी सदन है, सदन के जो कहीं प्रस्ताव है उसको आपने साइड कर दिया। इस देश में जो ग्राम सभाएं हैं, जो संवैधानिक ग्राम सभाएं, स्थानीय स्वास्थ्य संघ की इकाई है, उन ग्राम सभाओं के निर्णयों की अवहेलना करके खनन की इजाजत दी जा रही है। जो आलोक जी, हाथियों के संघर्ष की आपने बात की है। बलरामपुर जिले में एक हाथी के मरने की खबर वहां से आई थी, बल्कि यूं कहूं कि हाथी को मारने की खबर बलरामपुर से आलोक जी आई थी। जीव जंतु कितना वहां पर स्ट्रगल कर रहा है, क्या हाथी बिदक गए हैं और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा? देखिए, मुझे याद है जब 21 दिसंबर को लास्ट 2023 में जब पेड़ों की कटाई हुई तो जो एक हाथियों का लगभग 33 हाथी जो के जंगल में ही रह रहा था स्थायी रूप से, वो हाथियों का दल जब भारी मशीनें चली और पेड़ कटे तो वो हाथी निकल के और अंबिकापुर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लगभग उसके पास में पहुंचे और वहां जाके कई घरों में आसपास में तोड़फोड़ की। देखिए, एक आंकड़ा मैं आपके सामने लगता हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर यदि देखें, ये डेटा विधानसभा में है और मुझे लगता है कि शायद ज्यादा ही होगा, कि पिछले 5 सालों में मानव हाथी संघ 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50-60 के आसपास हाथी मारे जा चुके। इतना बड़ा नुकसान अब तक हो चुका है जी। तो सवाल यही है कि जब साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि संघर्ष बहुत भयानक होगा आने वाले दिनों में यदि हसदेव का जंगल को उजाड़ेंगे, तो किस कीमत पे हम इस जंगल को उजाड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुनर्विचार सरकारों को करना पड़ेगा। दूसरा, आज छत्तीसगढ़ की जो पूरे दुनिया में जल का संकट है, हसदेव नदी एक पेरिनियर रिवर है जो साल बहती है और उस पे बने बांगो बांध से जांजगीर के खेतों में पानी पहुंचता है। साफ तौर पे तमाम रिपोर्ट में बात की गई है कि यदि ये हसदेव नदी सूखेगी और बांध के अस्तित्व पे संकट होगा, क्या हम 4 लाख किसानों के आजीविका संकट में डालने वाले हैं? तो सवाल ये है कि इतने भयानक, इतने दुष्प्रभाव होने वाले इस खनन के, लेकिन उसके बावजूद भी तो सहमति दे देना, और वो भी फर्जी दस्तावेज बनाकर, फर्जी ग्राम सभा के आधार पर, विधानसभा की अवहेलना कर, ये अपने आप में समझते पड़े है कि आखिर क्यों ये किया जा रहा है। मतलब इतनी सारी कीमतें अदा करने के बाद हम विकास की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा रास्ता मुमकिन नहीं है कि हमारे पेड़ भी बचे, कोयला भी, जो जिसकी आप डिमांड की जो बात बता रहे थे, वाकई में ये अपने आप में एक अलग मतलब डेटा आपने हमारे सामने रखा है कि कोयला हम ज़रूरत से ज़्यादा भी वहाँ से निकाल रहे हैं। मेरा सवाल इस वक्त यही है, क्या हम विकास के साथ साथ हम जंगल को नहीं बचा सकते? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है? देखिए, रास्ता बहुत साफ है। देखिए, यदि कोयला अंतिम विकल्प होता और ये माना जाता कहीं कोयला नहीं है और हसदेव ही अंतिम विकल्प है, तो ये स्वीकार भी किया जाता कि हाँ, देश की जरूरत के लिए कोयला तो अब निकालना ही पड़ेगा हसदेव से। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हसदेव का कोयला राजस्थान सरकार के लिए जाता है, माइनिंग मिली है और एमडीओ कंपनी अडानी माइनिंग कर रहा है। और राजस्थान के जब छत्तीसगढ़ से जो कोयला जाता है उसके पीछे में मध्य प्रदेश का सोहागपुर कोलफील्ड, जहां पे ऐसे कोल ब्लॉक भी उपलब्ध है जहां पे घने बन। आप सोहागपुर से कोयला लेने की बजाय आप छत्तीसगढ़ से कोयला लेके जाते हैं और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो लगभग 400 रुपए प्रति टन एक्स्ट्रा राजस्थान को पड़ती है, जिसका भुगतान अंततः राजस्थान की जो उनको पड़ती है। लेकिन क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जो खनन कार्य करने वाली एमडीओ कंपनी है उसके पावर प्लांट इस खनन परियोजना के अगल बगल है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में हो।
और ये अनुबंध योजना से 30% कोयला रिजेक्ट के रूप में उस एमडीओ कंपनी को जाता है। तो कहीं ना कहीं फ्री में फोकट में जिस कंपनी को 30% कोयला मिलेगा, और ये भी बड़ा सवाल है कि कोल इंडिया सस्ता कोयला राजस्थान अपने ही खदान से कोल इंडिया से महंगा कोयला खरीद रहा है। तो ये जो परेशानी है कि जिसके कारण आप विकल्प देखना नहीं चाह रहे। हम तो कह रहे हैं कि राजस्थान को कोयला चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो संचालित कोयला खदान है कि कोल इंडिया की, एशिया की सबसे बड़ी खदान कोरबा में संचालित है। आप कोल इंडिया से कोयला लीजिए, हस्तियों को आप बचाइए। जिस राजस्थान की हम बात करते हैं, आज मुझे लगता है कि देश में अग्रणी है सोलर पावर प्लांट के लेकर। अपार संभावना है पूरे राजस्थान में सोलर परियोजनाओं को लेकर। 17 से 20,000 मेगावाट के साथ परियोजनाएं लगने वाली हैं। तो जब हम सोलर पे जा रहे हैं 2030 तक, जब हमारी टोटल एनर्जी में 50 आने वाले हैं, तो फिर हम कोयले का उत्पादन हमें कहीं ना कहीं धीरे इसका मतलब कम करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में तौर पे दिख रहा है कि हस्तियों जैसे इलाकों को छोड़ के भी आप देश की कोयला जरूर। आलोक जी, दिल्ली प्रेस क्लब में जब राजस्थान की जानी मानी पर्यावरणविद कविता श्रीवास्तव जी वहां पर आई थी, उन्होंने साफ तौर पर स्टेटमेंट कहा था कि कोयले का जो राजस्थान सरकार बड़ा चढ़ाकर जो माहौल पेश कर रही है ना, ऐसा राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं है, कि इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं, राजस्थान सिर्फ कोयले पर डिपेंड नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट भी थे। देश में आलोक जी एक परंपरा चल रही है इस समय, कोई भी आंदोलन जब जन्म लेता है तो उसे कुचलने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है, उसमें आंदोलन करने वालों पर यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि साहब ये तो विदेशी जमीन से चल रहा है आंदोलन, सब विदेशों से इनकी फंडिंग करवाई जा रही है। क्या कहना है आपका इस पर? आज की डेट में भारत के अंदर कोई भी आंदोलन हो, हमने किसान आंदोलन को देखा है कि किस तरीके से दुष्प्रचार किया गया है। पिछले 12 सालों से हस्तियों के आदिवासी और हस्तियों की ग्राम समाज संघर्ष कर रही है, और आप उन मांगों पर विचार करने के बजाय, आप उनके मुद्दों पर विचार करने के बजाय उस पूरे आंदोलन को इस तरीके से प्रायोजित बता देना विदेशी फंडिंग के आधार, तो ये बहुत कॉमन सी चीजें होने लगी हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जनता भी इस चीजों को समझने लगी है। एक पूरा दुष्प्रचार हस्तियों को लेकर चल भी रहा है, लगातार जो पूरा सोशल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है। मेरा बहुत खुल के कहना है कि भाई आप क्या कोई आंदोलन इस देश के अंदर किसी विदेशी सहयोग से चल सकता है? आप वर्तमान जो परिस्थिति इस देश के अंदर है, तो सवाल ये है कि ये मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश कि कैसे एक आंदोलन को बदनाम करके उस कहीं ना कहीं एक डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जितना आपने हस्तियों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, हस्तियों के आंदोलन को उतना ही समर्थन पूरे देश के अंदर मिला है। मुझे नहीं याद है कि देश कोई ऐसा आंदोलन हो। आदिवासियों के संघर्ष में एक एक जिले में, एक एक राज्यों में, पूरे देश की मतलब गांव, शहर, भाषा, जाति, धर्म की सीमाओं से परे जाके लोगों ने हस्तियों को समर्थन दिया है और आज भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई बात को समझना पड़ेगा कि किसी आंदोलन को चलने और बदनाम करने की बजाय अब समझना पड़ेगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि यदि धरती पे जीवन को बचाए रखना है, यदि सांसों को बचाए रखना है, किसानों का पानी बचाए रखना है, तो हस्तियों जैसे के विनाश से हमें बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं कहूंगा कि जो हस्तियों का आंदोलन, मुझे लगता है ये गर्व से कहने के लिए कि हस्तियों का आंदोलन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस देश के कानूनों पर विश्वास करके, इस देश के संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 12 सालों के से आदिवासी लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि आलोक जी, सेंटिमेंट की बात करूंगा मैं। आदिवासी समुदाय ये कह रहा है कि जंगल को बचाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जंगल नहीं बचेगा तो आदिवासी भी नहीं बचेंगे। दूसरे सेंटिमेंट की बात करता हूँ। भगवान श्री राम ने अपने वनवास का जो वक्त बिताया, ऐसा जिक्र मिलता है कि हसदेव के जंगल में भी उन्होंने काफी लंबा वक्त वहां पर गुजारा है। सेंटिमेंट्स के आधार पर बात करते हैं, तब ये कितना जरूरी हो जाता है कि राम के नाम पर मंदिर बनाकर वोट मांगना, और राम ने जिस जंगल में वक्त गुजारा है उसके लिए चिंता किसी को भी नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मैटर को? देखिए, निश्चित तौर पे आप किसी भी तरीके से देखेंगे कि
स्वाभाविक तौर पे जो भगवान राम का पूरा एक वनवास का समय रहा है, उसमें हसदेव के जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। और हसदेव के जंगल में ही लगा हुआ एक सीतामढ़ी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे सबसे कहा जाता है, जो सीता की रसोई के रूप में भी है। तो सवाल यही है कि जिस जंगल ने भगवान राम को आश्रय दिया, आज उसी जंगल को आप कर रहे हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ी आगे भी बात करना चाहूंगा कि देख, जब हम यदि करते हैं कि लोगों की भावनात्मक लगाव, लोगों की आस्था के सवालों की बात है, तो फिर सवाल तो ये भी कि आदिवासियों की भी अपना आस्था है। उस जंगल में जो आदिवासी पूजक है, उनका जो बुद्धा देव है, उनका जो भगवान है, और ये कहा जाता है कि आदिवासी का पूरा अस्तित्व एक तरीके से जंगल है। जंगल में प्राण बसते हैं साहब उनके, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो फिर हमें उस आस्था का भी तो कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा कि आदिवासियों की आस्था का केंद्र ही वो, तो हर आस्था का कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। और मैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि सिर्फ आस्था का सवाल नहीं है, ये हम सबके जीवन का सवाल है। बिल्कुल। ये हसदेव के जंगल सिर्फ हसदेव के 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव के लिए महत्व नहीं है। ये हसदेव के जंगल पे मध्य भारत के समृद्ध के लिए, और यदि हम सबके जीवन को बचे रहना है, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के संकट आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ रहे हैं, कहीं भीषण सूखा है, तो कहीं बाढ़ की तबाही है, तो कहीं तूफान की तबाही है। और भारत देश जो कि एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे अधिकतर जो कृषि है मानसून पर आधारित है, ऐसी परिस्थिति में जलवायु परिवर्तन के संकट में भारत जैसे देश पे बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण है कि जो जंगल एक पूरे टेम्परेचर नियंत्रण कर रहे हैं हमारे, तो मानसून को ये कहा जाता है, वैज्ञानिक तरीके से ये तथ्य सामने है कि जो हसदेव के जंगल है, ये पूरे देश के मानसून को नियंत्रण करते हैं। तो क्या ऐसे जंगलों का विनाश भारत देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कहीं ना कहीं आर्थिक जो हमारी सिक्योरिटी है, क्या उसके लिए कहीं संकट नहीं पहुंचाएंगे? ये समग्र रूप से हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही आलोक जी। सवालों की फहरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन कुछ सवाल और ले लेते हैं। 300 किलोमीटर की पदयात्रा, चिपको आंदोलन हुआ, 600 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक इस मसले पर बहुत कुछ हो चुका है, बहुत लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजे क्या निकले हैं, आगे इसमें क्या क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे जब संघर्ष होती है तो छोटी छोटी जीत भी आपको ताकत देती है। देखिए, हसदेव 2000 वर्ग किलोमीटर इलाका है। निश्चित तौर पे जब हम लोग 300 किलोमीटर पर कर रहे थे, तब हमारी एक बड़ी डिमांड ये भी थी कि जो रेमलू हाथी रिजर्व है उसको नोटिफाई किया जाए। और अच्छा हुआ कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने लेमलू हाथी रिजर्व को नोटिफाई किया, जिससे हसदेव के जो 22 कोल ब्लॉक है, उसमें से करीब 14 से 15 कोल ब्लॉक उस लेमलू एलिफेंट रिजर्व के दायरे में आए। बिल्कुल। जिससे उस कोल ब्लॉक की प्रोसेस है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं एक कंपनी के फायदे के लिए कुछ कोल ब्लॉक को जानबूझ के बाहर रखा गया, और उसमें भी वो कोल ब्लॉक है जिसमें गैरकानूनी रूप से स्वीकृति हासिल की गई है। वहां पे आंदोलन जारी है। जो परसा कोल ब्लॉक है, परसा ईस्ट के तेवासन है, हमारी बहुत साफ तौर पे मांग है कि जो ऑलरेडी आपने जंगल खोद लिया है, जहां से कोयला आप निकाल रहे हैं, उसको आप निकालिए। नया कोई भी कोल ब्लॉक हसदेव में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 22 में से जो 21 कोल ब्लॉक है, उसमें जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का संकल्प है कट गया। इसके अलावा कोई नया जंगल अब नहीं कटना चाहिए और सारे हसदेव बना देना चाहिए। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी जीत लेमलू हाथी के रूप में हुई है। लेकिन हमारी अभी भी मांग यही है कि बाकी कोल ब्लॉक पे विधानसभा का निर्णय लागू हो, ग्राम सभाओं के निर्णय का। एक जानकारी आपके माध्यम से मैं दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगा। 23 कोल ब्लॉक बनाने की वहां पर बात हुई, 8 से 9 लाख पेड़ काटने की भी बात हुई। अब तक पेड़ों की कटाई का मसला कहां तक पहुंचा है? कितने एकड़ जमीन पर पेड़ काटे जा चुके हैं? कितने कोल ब्लॉक बनाए जा चुके हैं? देखिए, अभी जो खनन है वो जो 2013 में माइनिंग चालू हुई थी परसा ईस्ट के तेवासन, उसी के सेकंड फेज में हुआ है। 22 में पेड़ काटे गए थे और अभी 2023 में पेड़ काटे गए हैं। तो जो इनका आंकड़ा है वो तो 35-40 हजार है, लेकिन वो यदि हम देखेंगे तो वो डबल है, करीब लगभग हम मानते हैं कि 60,000 के आसपास पेड़ है। लेकिन यदि जो राजस्थान को परसा ईस्ट के तेवासन
और केते एक्सटेंशन, यदि ये चारों परियोजनाएं चालू होती हैं तो मिनिमम 16 लाख पेड़ वहां पे कटेंगे, क्योंकि स्वयं जो WII की रिपोर्ट है, जी। ICFR की रिपोर्ट है, उसमें ही कहा है कि प्रति हेक्टेयर 400 पेड़ हैं। उस आधार पे 16 लाख के आसपास पेड़ आने वाले दिनों में कटेंगे यदि खनन की प्रोसेस आगे। कुछ ना वीडियोस सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, उसमें उन वीडियोस में ये जानकारी दी जा रही है कि जितने पेड़ वहां पर काटे जा रहे हैं उनके 3 गुना 4 गुना पेड़ वहां पर लगाए भी जा रहे हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है आलोक जी? देखिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब कोई एक गांव उजड़ता है तो आप एक कुछ घर बनाते हैं, वो गांव नहीं बनता है। जो बिल्कुल। जंगल है, आपको ये पता होगा कि ये जंगल जो है साल का प्राकृतिक जंगल है। जो प्राकृतिक जंगल है वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, आप नर्सरी में उसको तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। पूरा जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जिसके अंदर एक पूरा जीवन है, जो जैव विविधता है, जो मिश्रित, आप हमें एक उदाहरण बता दीजिए कि जहां पे माइनिंग होने के बाद किसी कंपनी ने फॉरेस्ट में एक प्राकृतिक जैव विविधता और प्राकृतिक जंगल का स्वरूप दिया हो, उस फॉरेस्ट कभी कम्युनिटी के एंड उनके लघु वनस्पति संग्रहण के काम आया। तो मुझे लग रहा है कि ये नर्सरी लगा के पौधा लगाना ये प्राकृतिक साल जंगल का विकल्प नहीं हो सकता। इस बात को हमें ध्यान करना। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है, आपके हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैं हसदेव जंगल की बात करूं तो हसदेव जंगल इस वक्त क्या चाहता होगा, क्या उसकी, अगर एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, अगर हसदेव जंगल अगर आपसे बात करेगा तो वो क्या चाहता है? हसदेव कहता है कि मैं हसदेव का जंगल आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं कोई हिंदू हूं, कोई मुसलमान हूं, कोई ईसाई हूं या किसी अन्य धर्म का हूं, तो मुझे बचाने के लिए आप लोग धर्म के नाम पर क्यों लड़ रहे हैं? क्या जंगल बचाना केवल आदिवासियों का ही काम है? आप सभी लोग क्यों मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे? मैं हसदेव आज आप सभी से विनती करता हूं कि मुझे बचाने के लिए कम से कम धर्म का सहारा तो मत लो, धर्म के चश्मे से तो मत देखो। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाया जाए। हसदेव ये चाहता है कि उसकी मदद की जाए। हसदेव आप सबसे ये विनती करता है, निवेदन करता है। मैं रहीम अहमद खान लेता हूं आपसे इजाज़त। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। हम हसदेव के आदिवासी हैं, ऑक्सीजन बचाने का संघर्ष करते हैं साहब। जल, जंगल, जमीन बचाना हमारा धर्म है। अत्याचार, लूट के खिलाफ न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है साहब। विकास के नाम से हमारे जंगलों को काटकर कोयला निकाला जाता है। तबाही देखकर खूब रोना आता है साहब। हम हसदेव के आदिवासी हैं।